हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी बंधुओं का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर हिंदी की क्लास में बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। सभी साथी बहुत ही अच्छे से लेकर जुड़ जाइएगा। मित्रों, हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में संधि के अकॉर्डिंग। पिछली क्लासों तक हमने संधि में जो 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वर संधि कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद है, दीर्घ, गुण, वर्धी, यण और अयधि, इन सभी की चर्चा करने के बाद में, स्वर संधि के अपवाद पढ़ने के बाद में आज हम नई संधि का आगाज करेंगे। और वो संधि है, संधि का दूसरा भेद है अपना व्यंजन संधि। यानी आज की क्लास में हम कम्प्लीटली व्यंजन संधि की बात करने वाले हैं। चलिएगा, देखिए साथियों, बात करेंगे व्यंजन संधि की। कौन सी संधि की? व्यंजन। व्यंजन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भेद नहीं है, नियम बेस्ड संधि है। लगभग बहुत सारे नियम हम आज की क्लास में पढ़ लेंगे और ये कोई 2-4 नियम बच जाएंगे तो कल की क्लास में कर लेंगे। देखिए इधर व्यंजन संधि की मैं बात करूं तो जो ये व्यंजन संधि है, इसमें क्या होता है, आपके प्लस से पहले आपको व्यंजन मिलेगा और व्यंजन के बाद स्वर का योग होगा। किसका योग होगा? स्वर। फिर हम बात करें तो व्यंजन के साथ आपके व्यंजन का भी योग हो सकता है और प्लस से पहले स्वर भी आ सकता है और स्वर के बाद में क्या आएगा? व्यंजन आएगा। इस बात को वापस गौर से समझिएगा। इससे पहले हमने समझी है आपके स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर। स्वर संधि में हमने देखा कि प्लस के दोनों और क्या होगा? स्वर, यानी 2 स्वरों का योग होता है किसमें? स्वर संधि में। लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर आ सकता है, व्यंजन के साथ व्यंजन आ सकता है, या पहले अगर स्वर आ जाएगा तो बाद में क्या आ जाएगा? व्यंजन। ये हमारी व्यंजन संधि होती है। जैसे स्वर संधि में हमने पढ़ा, 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहेंगे। और इधर क्या हो जाएगा? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को या स्वर के साथ व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं मित्रों? व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी अच्छे से लेके ध्यान रखनी है। एक बार मैं इसकी परिभाषा नोट कर लेता हूँ। देखिए, व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी अपने हो जाती है, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। इधर व्यंजन है तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा। तो देखिए परिभाषा बनेगी आपके, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन का मेल, तथा स्वर के साथ किसका मेल होगा? व्यंजन का मेल, तथा स्वर के साथ व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहेंगे। मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। मैं मानता हूं कि यहाँ तक की बातें सभी मित्रों के बहुत अच्छे से लेके क्लियर है कि भाई स्वर संधि में दोनों और स्वरों का मेल था और अब हम व्यंजन संधि में आ गए हैं। तो व्यंजन में व्यंजन के साथ स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, या पहले स्वर आ जाएगा तो किसका मेल हो जाएगा? व्यंजन का। यानी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल तथा स्वर के साथ किसका मेल होगा? यहाँ पे व्यंजन का मेल होगा। ये हमारे व्यंजन संधि की बेसिक बात है, इंट्रोडक्शन है, परिचय है। अब हम इसके एक एक नियम को लेके बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सटीक रूप में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के बाद में आपको व्यंजन संधि के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। साथियों, व्यंजन का पहला नियम आता है अपना वर्ण लोप का नियम। पहला नियम कौन सा है अपना? वर्ण लोप का नियम। वर्ण लोप का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ण लोप का नियम क्या कहता है कि भाई इसमें अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। इसमें अंतिम वर्ण का क्या हो जाता है? लोप। और मुख्य रूप से मैं बात करूं अंतिम की, तो इसमें जो ये नए हैं, इसके अंदर तो स्वर है और यहाँ से मैं ये आधा कर देता हूँ, हलंत का चिन्ह लगा देता हूँ, तो इसका मतलब ये आधा नए है, स्वर रहित नए है। तो स्वर रहित नए का लोप हो जाता है। अमूमन आपके अधिकतर इसका लोप हो जाएगा। कैसे? देखो, अपने पास में एक शब्द है मित्रों, पक्षिन। पक्षिन में मैंने जोड़ा गण। अब जब हम इसकी संधि करेंगे तो देखो, सबसे पहले प्रथम वर्ण कौन? पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन है? नए, अलंत है, मतलब व्यंजन है। ठीक है, आगे गए भी क्या है? व्यंजन। देखो, वैसे वो परिभाषा की बातें थी। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना, यहाँ से अंतिम जो ये नए हैं इसका लोप हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या? पक्षी धन गण, पक्षी
गण, क्या बच गया भाई, पक्षीगण। इसी तरह से मेरे पास शब्द है आपके योगिन धनराज, योगिन धनराज। अब आप यहाँ पे बात को नोट करोगे तो अंत में कौन है, न है, स्वरहित न है। अब इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, लोप, तो पीछे जैसा बच्चा है वैसा लिख दो, योगिन धनराज योगीराज। हाँ, सेकंड वाले में कोई परिवर्तन इधर नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से आपके पास शब्द है प्राणीन धन मात्र, प्राणीन धन मात्र। अब इसमें देखो अंत में कौन है, न, तो यहाँ पे मित्रों न का क्या हो जाएगा, लोप, और शब्द क्या बन गया अपना, प्राणीन धन मात्र, प्राणी मात्र। मैं मानता हूँ सभी दोस्तों की यहाँ तक की बात एकदम एग्जैक्ट क्लियर है, ठीक है। और इसी तरह से पक्षीराज है, पक्षीगण है, योगीराज है, प्राणी मात्र है, मंत्रीन धन मंडल, मंत्रीन धन मंडल। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे एंड में कौन है, स्वरहित न, तो इस नए का लोप हो जाएगा, तो मित्रों हमारे पास शब्द क्या बनेगा, मंत्री मंडल, मंत्री मंडल। इसी तरह से मैं लिखूं मंत्री धन परिषद, मंत्री धन परिषद, तो आप देखोगे तो साथियों अंतिम नए का लोप हो जाएगा और पीछे क्या बचाएगा, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। इसी तरह से आपके पास में शब्द है राजन धन गृह, इस अंतिम नए का क्या हो गया, लोप, तो पीछे शब्द क्या बन जाएगा, राज, और इधर क्या हो जाएगा, गृह, राजगृह। आपके पास शब्द है युवन धन वाणी, युवन धन वाणी, युवन धन वाणी, तो यहाँ पे देखो अंत में कौन है, न, तो इसको गायब करेंगे तो क्या बन जाएगा, युव वाणी, युव वाणी। मैं मानता हूँ सभी साथियों के ये फैक्ट एकदम टंच तरीके से लेके टंच है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक आप और नोट कर सकते हैं, आत्मनन धन विश्वास, आत्मन धन विश्वास। अब साथियों जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि नए हलंत है, नए क्या है, हलंत है, तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आत्म विश्वास, नए को हटा देना है, आत्म विश्वास। अब इसमें दो विशेष उदाहरण है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो विशेष रूप से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए अब मनीषा और पतंजलि इसके जोरदार उदाहरण है जो हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो देखो एक अपने पास शब्द है मनीषा, मनस धन ईसा, और एक है आपके पतत धन अंजलि। अब यहां तक ही मैं बात करूं तो कोई इशू नहीं है, केवल हमने यहां से नया हटाया, सब में लास्ट वाला नया हटाया। पक्षी धनगण पक्षीगण, योगिन धनराज योगीराज, प्राणी धन मात्र प्राणी मात्र, मंत्री धन मंडल मंत्री मंडल, मंत्री धन परिषद, मतलब नए को हटा दिया है और जैसा था वैसा लिख दिया है। लेकिन अब यहाँ पे केवल से को और तय को हटाने से काम नहीं चलेगा, इसमें क्या करना है, इससे पहले वाले नए में कौन है, ए, इधर तय में कौन है, ए। तो अब मित्रों यहाँ से आपको इस नए का है और ये से हटाना है, इस तय का है और ये तय हटाना है, मतलब इधर से अस हटेगा और इधर से अत हटेगा। अब आपको इस लोचे में नहीं पढ़ना है कि क्या हटेगा क्या जुड़ेगा, सीधा ध्यान रखना है मनस धन ईसा मनीषा, मतलब इधर से नए में से ए गया, ये से हट गया, इधर तय और से तो हटाई हटाए, इधर से ए और इधर से भी ए हटाए, तो नए आधा आगे ई की मात्रा और सा, मनस धन ईस मनीष, मनस धन ईसा मनीषा, और पतत प्लस अंजलि, तो अब यहाँ से ए हटेगा, तय आधा आगे ए तय पूरा और अनुस्वार और जली, पतत प्लस अंजलि पतंजलि और मनस धन ईसा मनीषा। ये दोनों उदाहरण आपको बहुत जोरदार तरीके से लेके याद रखना है। अब मैं आपको दो प्रश्न पूछ रहा हूँ, देखो एक है अपने पास युवा अवस्था, युवा अवस्था, और एक है हमारे पास में राजाज्ञा। इन दोनों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो अगर हम इस नियम से करें, इस नियम से किसको तोड़ेंगे, युवा अवस्था को, तो आप बताइएगा क्या होगा साथियों इसका। जब आप इस तरीके से लेके इस युवा अवस्था का विच्छेद करोगे तो आपके पास में शब्द आएगा युवन धन अवस्था, जैसे यहाँ पे युवाणी युवन धन वाणी, तो इसी तरह से इसका क्या बन जाएगा, युवन और फिर अवस्था, युवन प्लस अवस्था क्या हो जाएगा, युवा अवस्था। और साथियों इसी तरीके से राजा प्लस आज्ञा, तो देखो राजन धन ग्रह क्या था,
राजग्रह, तो इधर भी वो राजन वाला नियम लग जाएगा और क्या बन जाएगा, राजन धन आज्ञा, राजन धन आज्ञा। लेकिन साथियों जब आपने दीर्घ संधि पढ़ी है तो दीर्घ के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो यहाँ किसकी मात्रा है, आ की, यहाँ भी किसकी मात्रा है, आ की, तो यहाँ से भी हम इस शब्द को तोड़ पाएंगे। जैसे युवावस्था, अगर जब तक मैं बात करूँ कि आपको ये वर्ण लोप वाला नियम पता नहीं था तो आप युवावस्था को किस प्रकार तोड़ते, युवा प्लस अवस्था। इसी तरह से युवा प्लस अवस्था, यहाँ से ब्रेकर हो जाता युवा और अवस्था। इधर इसको मैं वर्णलोप के नियम के बगैर आपको तोड़ना कहूँ तो आप कैसे तोड़ोगे, राजा प्लस आज्ञा। तो यानी युवन प्लस अवस्था और राजन प्लस आज्ञा थी। इसके अलावा युवा अवस्था को अपन ऐसे भी तोड़ सकते हैं, आपके युवा प्लस अवस्था, युवा प्लस अवस्था। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा आपके राजा आज्ञा, तो राजा प्लस आज्ञा। अब साथियों बात ये आती है कि एग्जाम में इन दोनों में से पूछने पर दोनों ऑप्शन हो तो हम कौन सा सही करेंगे। तो बाकी वालों में जैसा लिखा है वैसा ही ध्यान रखना है, लेकिन इस नियम के अंदर मैं बात करूं तो आपको देखना है कि यहाँ पे आपकी युवन किसका शब्द है, संस्कृत का। किसका है, संस्कृत का। युवा किसका लग रहा है आपको, यानी व्यंजन संधि वाला ये विच्छेद आपको संस्कृत के हिसाब से लग रहा है। और युवा प्लस अवस्था किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, हिंदी के हिसाब से। इधर देखो राजन प्लस आज्ञा, राजन किस भाषा का शब्द लग रहा है, संस्कृत का। और राजा आपको किसके हिसाब से लग रहा है, हिंदी के हिसाब से। तो दोनों होने पर सही क्या माने, देखो संस्कृत की है तो मतलब व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, मतलब इस नियम से करेंगे युवन वाला, युवन प्लस अवस्था करेंगे तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन, क्योंकि व्यंजन का पहला ही नियम यही है, मंत्रीन पक्षीन योगिन युवन, ठीक है। तो ये राजन भी किसके अकॉर्डिंग है, व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग है। लेकिन साथियों जब आप इसमें हिंदी के अकॉर्डिंग देखते हैं युवा प्लस अवस्था, तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ संधि का। दीर्घ स्वर संधि में ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ बनता है। तो इसी तरह से ये भी किसका हो गया, दीर्घ का। अब साथियों दोनों होने पर किसको सही माने, तो हमेशा ध्यान रखना है अपन हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत हिंदी, तो युवा प्लस अवस्था और फर्स्ट प्योरिटी पे इधर इसको रखना है राजा प्लस आज्ञा। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो आप सेकंड में ये जा सकते हैं, सेकंड पे आप इसको मान सकते हैं। मैं मानता हूँ अब इस नियम में कोई रत्ती भर भी बात नहीं बची है और मेरे सभी साथियों के बहुत अच्छे से लेके ये नियम क्लियर है। देखिए पूरी बात को वापस समझिएगा। पक्षीन प्लस गण, पक्षी गण, या फिर अगर पहले विच्छेद को समझना चाहो तो विच्छेद को समझो आप। अब देखो पक्षीगण तो पक्षीन प्लस गण, योगी राज योगिन धन राज, प्राणी मात्र प्राणीन प्लस मात्र, मंत्रिमंडल मंत्रीन धन मंडल, मंत्री परिषद मंत्रीन धन परिषद, राजगृह राजन प्लस ग्रह, युवाणी युवन प्लस वाणी, और आत्मविश्वास आत्मन प्लस विश्वास। मनीषा इंपॉर्टेंट शब्द है, पतंजलि भी इंपॉर्टेंट है। मनीषा मनस धन ईसा, पतंजलि पतत प्लस अंजलि, ठीक है। और इनमें इस नियम से देखें तो युवावस्था युवन प्लस अवस्था और राजाज्ञा राजन प्लस आज्ञा। लेकिन हमें जहाँ तक संभव हो राजाज्ञा और युवावस्था को दीर्घ संधि में लेना है, तो दीर्घ संधि में लेंगे तो युवा प्लस अवस्था दीर्घ हो जाएगी और राजा प्लस आज्ञा दीर्घ हो जाएगी। अब युवन और राजन हो या युवा और राजा हो तो पहले दीर्घ संधि वाले को सही मानना है, फिर आपको इस ऊपर वाले नियम की ओर चलना है। बाकी इनमें यही रहेगा फिक्स है, मनीषा हो पतंजलि हो चाहे ये वाले योगीराज पक्षीराज प्राणी मात्र कोई सा भी हो, कोई इशू नहीं। अब यहाँ से मैं बात करूँ तो संधि की बजाय ये वाले जो शब्द है आपके शब्द शुद्धि में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, संधि से भी ज़्यादा किस में आएंगे, शब्द शुद्धि में। तो शब्द शुद्धि के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, आप सभी जानते हैं मित्रों कि पक्षी कैसे लिखते हैं शुद्ध, तो सर पक्षी में ई की मात्रा कैसी है, बड़ी है। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो शुद्ध शब्द लिख रहा हूँ, कैसे शब्द लिख रहा हूँ, शुद्ध, ध्यान रखना। पक्षी मात्रा बड़ी है, मंत्री मात्रा कैसी है, बड़ी है, योगी में कैसी है, बड़ी है, प्राणी मात्रा कैसी है, बड़ी है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम इनके पीछे कोई शब्द जोड़ेंगे, वापस से मैं शुद्ध शब्द लिख रहा हूँ, इनके पीछे कोई शब्द जोड़ते हैं तो व्याकरण कहती है कि इनका जो अंतिम मात्रा है इसको छोटी करो। जैसे मैंने पक्षी मात्र जोड़ा या पक्षीगण जोड़ा, तो अब पक्षी की मात्रा बड़ी नहीं होगी, पक्षी की मात्रा छोटी करनी पड़ेगी, और फिर जैसे पक्षीगण लिखा, अब ये सही है। मंत्री मैंने पीछे कोई शब्द जोड़ा जैसे मंडल, मंत्री तो सही है बड़ा, लेकिन पीछे शब्द जोड़ते अब मंत्री की मात्रा हमें कैसी करनी चाहिए थी, छोटी, मंत्रिमंडल। योगी बड़ा सही है, लेकिन योगी के पीछे मैंने मान लो राज जोड़ा, तो योगी की मात्रा कैसी करनी पड़ेगी मुझे, छोटी। प्राणी के पीछे कोई शब्द जोड़ा, प्राणी मात्र जोड़ दिया,
प्राणी विज्ञान जोड़ दिया, प्राणी की मात्रा कैसी, छोटी। अब मैं आपको दो शब्द दे रहा हूँ, आपको आंसर बताना है सही कौन सा है, पक्षीगण या पक्षीगण। तो आपको पता है सर पक्षी होता तो पक्षी की मात्रा बड़ी ठीक थी, लेकिन पीछे शब्द जुड़ते ये गलत हो गया, इसकी मात्रा छोटी सही होगी। ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है बहुत बार, एक नहीं कई बार पूछा गया चीज है। अब देखो इसी तरह से आपके पास में एक और शब्द होता है रात्रि वाला। मैं कहूँ हानि में मात्रा कैसी होती है, छोटी, रात्रि में मात्रा कैसी होती है, छोटी, यानी रात्रि ये सही है, रात्रि एक ऐसा शब्द है सही है। लेकिन मित्रों जब रात्रि के पहले कोई, जैसे इनके तो बाद में कोई जोड़ा तो मात्रा छोटी होगी, ये शब्द शुद्धि बात कर रहा हूँ, बीच में आ गई तो रात्रि से पहले कोई शब्द जोड़ते हैं तो रात्रि का क्या बन जाता है, रात्र बन जाता है। जैसे देखो मैं आपको कहूँ इन तीनों में से सही बताओ, आगे एक प्रश्न दे रहा हूँ, देखो आपके पास में शब्द है नवरात्रि, नवरात्रा, और एक आपके पास में है नवरात्र, कौन सा सही करोगे? तो ABC में से शुद्ध कौन सा है ये ध्यान रखना है। तो आपको पता है सर रात्रि तो शुद्ध है, लेकिन रात्रि के पहले कोई भी शब्द जोड़ देते हैं तो रात्रि का क्या बन जाता है, रात्र बन जाता है। तो नवरात्रि हम बोलने में बोलते हैं, नवरात्रा बोलते हैं, नवरता बोलते हैं, लेकिन वो गलत है साथियों। यहाँ पे शुद्ध आपके केवल और केवल रात्रि का क्या हो जाएगा, रात्रि से पहले नव जोड़ा ना तो क्या हो जाएगा, नवरात्र। तो शुद्ध आपके केवल ये रहेगा, बाकी वाले दोनों शब्द अशुद्ध है। तो ये बात हम यहाँ पे कर रहे थे। तो अगर आप रात्रि से पहले कोई शब्द जोड़ोगे तो रात्र करना है आपको, जैसे नवरात्र ये शुद्ध है। अब मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखूंगा, शुद्ध, नवरात्र सही है, अहोरात्र शुद्ध है, दिवारात्र शुद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। तो इस नियम का प्रश्न कहाँ से ज़्यादा बनेगा, शब्द शुद्धि से ज़्यादा बनेगा, और पूरी उम्मीद है मुझे ये वाला नियम आपके क्लियर है। अब आओ दूसरे नियम में। इसका दूसरा नियम होता है अपना साथियों आपके क्री धातु का नियम। कौन सा नियम है, क्री धातु का नियम। देखो ये नियम क्या कहता है, क्री धातु का नियम। क्री धातु का नियम हमें ये सिखाता है मित्रों कि क्री का अर्थ है, क्री धातु में ये आते हैं आपके क और, या तो देखो क्री में क्या है, क के अंदर री है, तो क के अंदर री या क के अंदर रे, ये वाले शब्द आते हैं। कैसे, जैसे 5 शब्द है, ध्यान रखना। एक तो है कर, क्या है कर, कर को अपन किस में मानेंगे, क्री धातु में। कर के बाद में आता है कार, कार के बाद में कृत। 1-2 मिनट का पैसा सकोगे, चीजें सब समझ में आ जाएगी। कृत, कर, कार, कृत, कृति, कर्ता, और आप जानते हैं कि कर्ता, कर्म, करण ये क्या है, कारक है। तो कर्ता, करण और कारक ये क्री धातु के शब्द है। किसके शब्द है, क्री धातु के। इधर कह रहे है, कह रहे है, इधर कह और री है, इधर कह और री है, कह और रे है ऊपर, कह रहे कह रहे। तो कर, क्री, कार ये सब किस में आते हैं, क्री धातु में। कहने का मतलब ये 6 शब्द है, कर, कार, कृत, कीर्ति, कर्ता, करण, कारक, 6 जितने भी शब्द है इनका आपको ध्यान रखना है। कर, कार, कृत, कीर्ति, कर्ता, करण और कारक, ये आपके क्री धातु के नियम। अब क्री धातु के नियम के हमें 2 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं, 2। एक तो ये कहता है कि सम उपसर्ग हो और सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु आए। सम उपसर्ग के बाद में क्या आए, क्री धातु। दूसरा नियम कहता है सम के बाद में नहीं, परि उपसर्ग हो और फिर क्री धातु आ जाए। तो दूसरा नियम क्या कहेगा, परि के बाद में क्या आ जाए, क्री धातु आ जाए। 2 मिनट समझोगे, एक एक उदाहरण, चीजें याद होगी। देखो सम के बाद में क्री धातु आएगी तो मित्रों मैं की तो बनेगी मिंडी, मैं की क्या बनेगी, मिंडी, यानी ये जो सम होगा तो सह के ऊपर मैं की मिंडी आ जाएगी, ये इस टाइप का बन जाएगा। मिंडी का मतलब अनुस्वार हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, और प्लस की जगह सड़क वाला से आएगा, ठीक है। और जब परी के बाद में क्री धातु होगी तो प्लस की जगह षटकोण वाला यानी आपके मूर्धनी से आ जाएगा, और इधर प्लस की जगह दंत्य से यानी सड़क वाला से आ जाएगा। अब मेन बात यही है कि हम ये मूर्धनी और दंत्य कैसे याद रखेंगे। तो देखो सम लिखते हो तो कैसे लिखते हो, ऐसे। तो सम में से कौन सा आता है, सड़क वाला, तो बताओ प्लस की जगह भी कौन सा आएगा, सड़क वाला। परी लिखते हो तो परी कैसे लिखते हो, ऐसे। तो अब देखो पे ऐसे लिखा, पे के अंदर डंडी खींचने कौन सा सह बनता है, षटकोण वाला। तो बस आराम से आपको याद हो जाएगा कि मित्रों सम वाले में सड़क का सह आएगा और परी में षटकोण वाला सह आएगा। देखो मेरे पास एक शब्द है साथियों, समधन कार। अब देखो ये रहा कार, बताओ क्री धातु है कि नहीं है, तो सम के बाद में क्री धातु आ गई तो मुझे क्या करना है, मैं की मिंडी करनी है। तो देखो सह फिर मैं की जगह मिंडी।
अब प्लस की जगह कौन सा आदर्श है, सड़क वाला आदर्श है, फिर जैसा है वैसा लिख दो। तो सम धनकार क्या हुआ, संस्कार। वापस समझो, मेरे पास शब्द है सम, आगे कृत धातु का उदाहरण है कृत, ये रहा सर कृत, बिल्कुल कृत धातु का है, ठीक है। अब मैं का मैं क्या करूंगा, मैं की बनाऊंगा मीडी यानी अनुस्वार, सह के ऊपर अनुस्वार, प्लस की जगह सड़क वाला सह दंत्य से, और आगे क्या है कृत का कृत, समधन कृत संस्कृत। और इसी तरह से मित्रों मेरे पास शब्द है परि, और परि के बाद में कृत धातु मैंने लिखा है कार, समधन कार संस्कार, इसी तरह परि प्लस कार क्या हो जाएगा, परिष्कार। लेकिन ध्यान ये रखना है कि परिष्कार में पे का कौन सा सह बनता है, तो सर पे का आपके मूर्धन्य यानी षटकोण वाला, तो परिष्कार लिखोगे ना, तो केवल और केवल प्लस की जगह षटकोण वाला से जोड़ देना है, परिधनकार परिष्कार। इसी तरह मित्रों मैं लिखूं परि प्लस कृत, परि प्लस कृत, तो आपके क्या बन जाएगा, परि प्लस की जगह षटकोण वाला से और कृत का कृत। आगे और देख लो इसका एक आध उदाहरण, समधन करण, सम के बाद में कृत धातु, हाँ सर ये रहा करण, बिल्कुल कृत धातु का है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मैं की कर दो मींडी यानी अनुस्वार, प्लस की जगह सड़क वाला से और आगे करण का करण, सम प्लस करण संस्करण। और इसी तरह से मित्रों परिमकरण जोड़ोगे तो परि प्लस करण क्या हो जाएगा, परिष्करण, क्या हो जाएगा, परिष्करण। आशा और अपेक्षा सभी दोस्तों की ये बात बिना बताए अब क्लियर है। क्या क्लियर है कि कृत धातु का नियम ये कहता है, क्रि में 6 7 शब्द है, कर कार कृत कर्ता करण और कारक। क्रि अगर सम से पहले जुड़ती है तो मैं की मिंडी, और सम में सड़क वाला से आता है, सम लिखते ही सर सड़क वाला है तो प्लस की जगह सड़क वाला कर दो। परि सर ए से लिखते हैं और इसमें डंडी खींचने से ये से बनेगा षटकोण वाला, तो परि प्लस कार पढ़ेंगे तो परि के बाद कृत धातु आएगी षटकोण यानी मूर्धनी से बनेगा, और सम के बाद कृत धातु आएगी तो मैं का अनुस्वार और सड़क वाला से प्लस की जगह आ जाएगा। मैं मानता हूँ हर एक मित्र के ये बात एकदम एग्जैक्ट क्लियर है। साथियों यहाँ तक कि अपन बात करें तो हमारे 2 नियम अपने बहुत अच्छे से लेके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम तीसरे नियम की बात करेंगे। देखो तीसरा नियम आता है आपका, नियम ऐसे हैं कि आप खुद इस कॉपी को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से लेके समझ में आ जाएगा। देखो ये कह रहा है प्लस से पहले कोई स्वर हो, प्लस से पहले कोई क्या हो, स्वर, और उसके बाद में क्या हो, 6 स्वर हो और प्लस के बाद में 6 हो। तो मित्रों प्लस की जगह आपके 6, देखो ये 6 लिखते हैं अपन, लिखते हैं क ख ग घ, इसी तरह से च छ ज झ। तो देखो 6 से पहले कौन आ रहा है, 6, तो 6 कह रहा है मैं यहाँ पहले आ रहा हूँ तो मैं यहाँ भी 6 के साथ में आऊँगा, यानी स्वर के बाद में 6 हो तो प्लस की जगह 6 आ जाता है, कौन आ जाता है, 6, यानी 6 का आगम हो जाता है। इधर किसका आगम हो जाता है, 6 का आगम, यानी 6 आ जाएगा। सर मुझे तो समझ में नहीं आया, तो इधर देख मित्र, देखो आपके पास एक शब्द है वी और आगे है छेद। अब यहाँ पे देखो स्वर है, वह में ई है, मतलब क्या है, ई क्या है, स्वर है, और आगे 6 है, बिल्कुल है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल है, तो आपको ध्यान ये रखना है साथियों, प्लस की जगह क्या करेंगे, 6, तो वी का वी, प्लस की जगह आधा 6 और आगे छेद का छेद, तो बताओ वी प्लस छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद। तो इस तरह से अपन और बहुत सारे उदाहरण करेंगे। देखो वी धन छेद विच्छेद, केवल कुछ नहीं किया, प्लस की जगह क्या किया, 6। आपके पास में शब्द है अनु प्लस छेद, ऊ है फिर 6 है, स्वर के बाद में 6, तो बीच में 6 जोड़ दो प्लस की जगह, अनु फिर प्लस में 6 जोड़ दिया और छेद, अनुच्छेद, वी प्लस छेद विच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद, परि उपसर्ग आ जाए तो परि के बाद में भी अपन क्या करेंगे, प्लस की जगह क्या जोड़ देंगे, 6, तो परि प्लस छेद परिचा छेद, प्लस की जगह 6 जोड़ देना है, परिच्छेद। इसी तरह आपके पास में शब्द आ जाए प्रति प्लस छवि, प्रति प्लस छवि, प्लस की जगह प्रति तय में ई स्वर है फिर 6 है, तो प्लस की जगह क्या करेंगे, 6 करेंगे, तो प्रति प्लस छवि क्या हो जाएगा, प्रति छवि हो जाएगा। साथियों मैं मानता हूँ सभी साथियों की ये बात है, बहुत बहुत बेसिक बातें हैं, संधि में कोई तो चीज़ है ही नहीं। अगर आप डेडिकेटेड होकर एक बार इन क्लासों को सुनते हैं करते हैं तो मैं 100% खुद पे आश्वस्त हूँ कि मेरी मेहनत से आपको ये चीज़ें, आप खुद मेहनत करोगे तो मैं जिस मेहनत के साथ और जिस सीक्वेंस के साथ लिखा रहा हूँ चीज़ें स्वतः आप एडॉप्ट कर पाओगे। एक बार धैर्य से आपको चीज़ें सुननी पड़ेगी, फिर इनकी PDF से आप लिख लेना, आराम से खुद के नोट्स तैयार हो जाए, फिर उस कॉपी को 2-4 बार पढ़ोगे तो धीरे धीरे चीज़ें स्थायी रूप से याद हो जाएगी। और ठीक है, तो जैसे चीज़ें ये अपन करते हैं फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज टॉपिक वाइज भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो निश्चिंत रहें और धैर्य के साथ बातों को समझें। वी प्लस छेद विच्छेद
और अनुच्छेद, परिच्छेद और प्रतिच्छेद। अब साथियों अगर प्लस के बाद में 6 आए, जैसे मैं एक दो उदाहरण और लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा मात्री प्लस छाया। अब देखो पहले से पहले री है, बाद में कौन है, 6 है, तो बीच में क्या कर देंगे, च, तो मात्री और प्लस की जगह च जोड़ा तो क्या बना, च और फिर छाया, मात्री छाया। इसी तरह से आपके पास में शब्द है वृक्ष और फिर है प्लस के बाद में छाया। साथियों आप जब इसको जोड़ोगे तो देखो प्लस के बाद में 6 है तो बीच में च करो, वृक्ष छाया। वृक्ष का ही पर्यायवाची होता है तरु, तो कई बार एग्जाम में वृक्ष छाया नहीं आके तरु छाया आ जाता है, तो तरु प्लस छाया, प्लस की जगह 6 कर दो तो क्या बन जाएगा, तरु च छाया। क्या बन जाएगा भाई, तरु च छाया। कुछ और उदाहरण अगर आप देखो तो देखो 1 प्लस छत्र, के में ए स्वर है फिर क्या है 6, तो प्लस की जगह क्या करेंगे 6, 1 छत्र। हाँ इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट अपने यही इसके साथ ही कर रही है। इसी तरह से 100 प्लस छंद, प्लस के बाद में 6 है तो बीच में क्या कर दो, च जोड़ दो, 100 प्लस छंद, 100 छंद। इसी तरह से आपके पास में एक शब्द है आ प्लस छादन, क्या है, आ प्लस छादन। प्लस के बाद में कौन है 6, तो प्लस की जगह क्या कर देंगे, च कर देंगे। बताओ इसमें किसी की कोई समस्या लगी आपको, आ प्लस छादन, आच्छादन। देखिए इन शब्दों को एक बार वापस पढ़िए और खुद एनालिसिस कीजिए कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। मैं मानता हूँ ऐसी कोई बात ही नहीं है, प्लस के बाद में सब में 6 है तो बीच में हमने क्या जोड़ दिया, 6 की जगह 6 से पहले सब में 6 जोड़ दिया है। इधर भी प्लस के बाद में सब में 6 है तो 6 ये 6 ये 6 और ये 6 ये 6, इन 6 से पहले सब में हमने क्या ऐड कर लिया है, 6 ऐड कर लिया है। तो मैं मानता हूँ बहुत नॉर्मल है, यहाँ तक की बातें आपके लिए। कुल मिला के जब भी हम इसको पढ़ें स्वर के बाद में 6 हो तो 6 के साथ में किसको ऐड करना है, 6 को। साथियों इसका तीसरा नियम होने के बाद में अब चौथा नियम है अपना, और चौथा नियम ये कहता है कि भाई प्लस से पहले तय हो, क्या हो, तय, और बाद में तालव्य स हो, यानी शंकर वाला स हो। तो तय का तो बनता है च और स का बनता है आपके 6, यानी जब 6 आधा बना और 6 बना तो इसका क्या बन गया, चच बन गया। ये ध्यान रखना है आपको, इस नियम को ऐसे समझना है कि तय के बाद स हो, तय के बाद क्या हो, स हो। तो तय का तो च बनाया और स का क्या बना दिया, 6 बना दिया, तो तय के बाद में स हो तो चच बन जाता है, क्या बन जाता है, चच। सर मेरे तो मज़ा ही नहीं आया। तो इधर देख, तो तेरे पास शब्द है सत्य, क्या शब्द है, सत्य। आगे तेरे पास शब्द है शास्त्र, क्या शब्द है, शास्त्र। अब तो यहाँ पे देख, ये आपके पूछा गया है एग्जाम में, बहुत तगड़ा शब्द है, सत्य प्लस शास्त्र में कौन सी संधि है या इसका विच्छेद। तो देखो तय है, ठीक है, फिर स है, ठीक है, तो तय का क्या करेंगे सर, तय आधा है तो च आधा कर दो, आगे स का सर 6 कर दो। सब शुद्धि में बात है, निम्न से कौन शब्द है जो अशुद्ध है ये दे देते हैं। ऐसा शब्द हमने कई बार पढ़ा भी नहीं है तो लगता है गलत होगा, लेकिन ये सही है। सत्य प्लस शास्त्र क्या बन जाएगा, सत शास्त्र, ठीक है। इसी तरह से आपके पास में एक शब्द है मित्रों उत्तधन श्रेष्ठ, उत्तधन श्रेष्ठ। अब आप देखोगे यहाँ पे तो आपको तय के बाद में क्या मिला, स मिला, तो तय के बाद में स हो यानी तस हो तो चच हो जाता है, क्या हो जाता है, चच। तो ऊ तय का क्या कर देंगे, च, शंकर वाले स का 6। अब इस पे ये ई की मात्रा है तो ये ई की मात्रा और स, उत्तधन श्रेष्ठ उच्छिष्ट कर देंगे, क्या कर देंगे मित्रों, उच्छिष्ट। इसी तरह से आपके पास में शब्द है तत् और आगे एक शब्द है शिव, तत् प्लस शिव। तय के बाद में स है तो तत् प्लस शिव क्या हो जाएगा, तत्शिव। तय का च और फिर स, फिर ये ई की मात्रा और वह, तत् प्लस शिव तत्शिव हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, तत्शिव हो जाएगा। आगे चलोगे आप तो देखो आपके पास में शब्द आएगा उत प्लस श्वास। शब्द शुद्धि के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर मैं आपको सीधे प्रश्न दे दूं, अगर आपके समझ में आए तो आंसर दो, उच्छ्वास कौन सा सही है, कौन सा सही है। अब देखो पूरा 6 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो पूरा करके, और आधे 6 हम कई बार ये कुछ टाइपिंग वालों में देखते हैं तो ये हलंत वाला चिन्ह नहीं मिलता है, वो आधा 6 ये लिख देते हैं। तो ये 6 तो है आधा 6 और इसको मैं पूरा मिलाऊं तो क्या हो जाएगा, पूरा 6। टाइपिंग के हिसाब से बात करूं
बाकी हमें तो पूरा जैसे हमेशा पढ़ते हैं वैसे ध्यान रखना है कि ये एक में 6 आधा है और एक में 6 पूरा है। तो बताओ सही कौन सा है, ए या बी? यही प्रश्न परीक्षा में आता है। तो साथियों शब्द शुद्धि कुछ अलग नहीं है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय क्लियर है तो शब्द शुद्धि के प्रश्न यहाँ से हो जाते हैं। देखो भाई सर तय था तो तय का तो चय बनाया, 6 आधा है तो फिर 6 आधा ही बनेगा, 6 आधा है यहाँ पे श्वास में तो 6 आधा, फिर वास उत्प्लस श्वास क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आधे वाला, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा गलत। याद कैसे रखा कि सर तय के बाद में 6 हो तो चच बनता है, तो तय का क्या बना 6, अब 6 आधा है तो इधर 6 भी आधा और फिर वास उत्प्लस श्वास। ये पेन चेंज कर लेते हैं अपन, उत्प्लस श्वास क्या हो जाएगा उच्छ्वास। आगे मित्रों आपके पास में शब्द है उत्प्लस शोषण, उत्प्लस शोषण, उत्प्लस शोषण। अब आप यहाँ पे देखो तय के बाद में आपको क्या मिला, स है तस है तो क्या कर देंगे चच, उत्प्लस शोषण क्या हो जाएगा, 6 आधा है तो ध्यान रखना यहाँ पे इसको भी आधा करना है, उत्प्लस शोषण उच्छोषण हो जाएगा। साथियों अब मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा शब्द दूंगा, कॉमन सेंस से जितना हो जाए आप कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आपके पास शब्द है श्रीमत प्लस शंकराचार्य। देखो तय के बाद में क्या है से, तो तय के बाद में से हो तो चच करना है, तो सर श्री में तय का च आगे से ऊपर बिंदी कराचार्य, श्रीमत प्लस शंकराचार्य क्या हो जाएगा श्रीमच्छर, श्रीमत शंकराचार्य, श्रीमत शंकराचार्य, ये ध्यान रखना। इससे भी एक तगड़ा शब्द और दे रहा हूँ आपको, इधर देखना आपके पास शब्द है श्रीमत धन सरचंद्र, श्रीमत धन सरचंद्र। अब यहाँ पे देखो तय के बाद में क्या मिला से मिला, क्या करेंगे चच, श्री में तय का च आगे से का छ और फिर रे चंद्र, श्री मच्छर चंद्र क्या बन जाएगा श्री मच्छर चंद्र। साथियों जब हम इसको और पूरा खोलते हैं ना तो ये एक तो हो गया श्रीमत, आगे आगे अपने एक नियम पढ़ेंगे, डबल च वो तो पहले का तय करते हैं, ये व्यंजन संधि में नियम पढ़ेंगे। तो श्रीमत प्लस शरत, भाई 2 च थे तो पहले का तय कर दिया और आगे जैसा वैसा लिख दो, श्रीमत प्लस शरत प्लस चंद्र श्री मच्छर चंद्र, व्यंजन संधि का नियम है श्रीमत प्लस सर चंद्र श्री मच्छर चंद्र। इसको और खोलते हैं श्री मच्छर चंद्र को, तो श्रीमत प्लस अब यहाँ 2 च है तो पहले का तय करके श्रीमत प्लस शरत प्लस चंद्र श्री मच्छर चंद्र। आशा और अपेक्षा बहुत नॉर्मल शब्द है और सारे के सारे शब्द आपके एकदम डन है। देखो सब में तय के बाद में से है तो तय और से की जगह चच कर दिया है, तय और से की जगह चच कर दिया है, तय और से की जगह चच, तय और से की जगह चच, तय और से की जगह चच, तय और से का चच, तय और से का चच। कुल मिला के तय के बाद में से हो तो चच हो जाता है, क्या हो जाता है भाई चच हो जाता है। एक इसका अंतिम उदाहरण आप और ध्यान रख सकते हो और वो उदाहरण है आपके पास में, देखो उत प्लस श्रृंखल, क्या है उत प्लस श्रृंखल। अब आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि जो ये वाला सर है ना, ये वाला सर है से, ये गांठ है इधर तो इधर भी ये गांठ वाला से आएगा यानी शंकर वाला आएगा। तो ध्यान कैसे रखें सर, तो देखो ये मैं पूरा सर लिख रहा हूँ, वर्ण विचार में हमने पढ़ा है कि ये इधर गांठ वाला से है तो इधर भी गांठ वाला से, तो यानी ये इस से और इसमें ये कौन है रे, तो ये से और रे के योग से क्या बनता है सरे बनता है। कहने का मतलब इधर पहले तय है प्लस से पहले और आगे ये सरे गांठ वाला है ना, इसमें यही से है, तो ये बात ध्यान रखनी। तय के बाद हमें क्या मिल गया से, तो तय का क्या करूँगा च, से का छ, अंदर री है तो अंदर री और ये उत प्लस श्रृंखल उच्च श्रृंखल हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत प्लस श्रृंखल उच्च श्रृंखल। सब शुद्धि में ये श्रृंखला श्रृंगार ये शब्द मिलेंगे हमें। तो देखना श्रृंगार लिखते हो ना तो ये श्रृंगार गलत है साथियों, क्योंकि इसने स के साथ में रे भी लिख दिया री भी लिख दिया, आपको केवल री लिखना है, श्रृंगार ये शुद्ध हो जाएगा ये अशुद्ध है। इसी तरह से श्रृंखला जब पढ़ेंगे तो स के अंदर केवल एक ही लिखना है री, श्रृंखला सही है, स के अंदर रे लिखा श्रृंखला तो भी गलत है, या आपने स के अंदर रे और री दोनों सेट कर दिया तो भी गलत है, ध्यान ये रखना है। यानी श्रृंगार है और श्रृंखला इनमें केवल स के साथ में री आएगा, श्रृंखला और श्रृंगार। अब यहाँ पे देखो तो ये नियम अपना कंप्लीट होता है, तय के बाद में से हो चच होता है। एक बार हम इन चारों नियमों को वापस समझते हैं। देखो पहला नियम है वर्ण द्वप का नियम, अंतिम वर्ण का क्या होगा लोप, पक्षिन प्लस राज पक्षीराज, योगिन प्लस राज योगीराज, फिर ऊपर वाले 2 रख लो मनस्त निस्सा मनीषा
और पतत प्लस अंजलि पतंजलि। ठीक है सर, ठीक है। फिर दूसरा नियम हमने ये ध्यान रखा कि भाई क्रिय धातु का नियम है, सम के बाद में क्रिय धातु है तो सम प्लस कार संस्कार, परि प्लस कार परिष्कार। सम वाले में का अनुस्वार और षडक वाला से बनेगा और परि वाले में षटकोण वाला बनेगा। फिर हमने देखा कि भाई स्वर के बाद में छः हो तो प्लस का चय जो है प्लस के स्थान पर क्या आ जाता है, चय आ जाता है। जैसे स्वर प्लस वी प्लस छेद विच्छेद, आ प्लस साधन आच्छादन, वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया, एक प्लस छत्र एक छत्र, 100 प्लस छंद 100 छंद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। आराम से ये याद हो जाएगा। फिर आपने देखा तय के बाद में से हो तो चच बनता है। जैसे मैं इसको हटा के बात करूं आपके, सत प्लस शास्त्र सत्शास्त्र, उत प्लस श्रेष्ठ उच्छेष्ट, तत् प्लस शिव तत्शिव, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस शौसन उच्छौसन, उत प्लस श्रृंखल उच्छृंखल, श्रीमद शंकराचार्य श्रीमद शंकराचार्य, श्रीमद अंशर चंद्र श्रीमच्छर चंद्र। तो आराम से लेके ये चीज़ें आपके बहुत इजी है, बस एक चीज़ की ज़रूरत है और वो ज़रूरत है प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब आ जाइए इसके आगे और अब हम लेते हैं चौथे के बाद में अपने पांचवा नियम। कौन सा नियम लेंगे? पांचवा नियम ये कहता है साथियों, आपका पांचवा नियम कहता है कि तय के बाद में है हो, तय के बाद में क्या हो, है हो। तो तय का बनता है आपके दह और है का बनता है दह। क्या बनता है? दह। यानी तय का तो बन जाएगा दह और है का बन जाएगा दह। जब अपन इसको जोड़ते हैं तो बनता है दध। क्या बनता है? दध। तय के बाद में हो तो दध बनता है। जैसे अभी पहले हमने पढ़ा तय के बाद में से हो तस हो तो चच बना था, इसी तरह तय हो तो दध बनता है। अब ये दह आधा है तो आधा वर्ण हिंदी कहती है ऊपर लिख दो और दह पूरा है तो इसके नीचे लिख दो। ठीक है, हल्की चीज़ ऊपर लिखना है, यानी आधा अधूरा वर्ण ऊपर और जो पूर्ण वर्ण है वो क्या लिखना है? नीचे, दध। दध ये भी सही है और ये भी सही है। सर मुझे तो बात समझ में नहीं आई। एक उदाहरण तेरे लिए काफ़ी है। देखो शब्द है आपके पास उत प्लस आर, तय के बाद में कौन है? तो तय का क्या करूंगा? दह उ दह। है का क्या करूंगा? दह। उत प्लस आर क्या हो जाएगा? उद्धार। अब गुरुजी इसमें क्या करूं? तो देखो दह और दह में तो दह आधा है तो ऊपर दह, तो ये मतलब ये भी सही है। अगर तू चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकता है कि सर दह आधा है तो दह को ऊपर और है को नीचे। उत प्लस आर उद्धार, उत प्लस आर क्या हो जाएगा? उद्धार। तो तय के बाद में है वो, तो मित्रों क्या करना चाहिए? हमें दद करना चाहिए। आगे देखिए, उद्धार के बाद में आपके पास में शब्द आता है उत प्लस अरण। उत प्लस अरण। बताओ तय के बाद में क्या आया? है, तो तय का दह, है का दह और फिर रण। उत प्लस अरण उदरण। अब दह आधा है तो आप इसको ऊपर लिख के दह नीचे लिख सकते हो और उदरण। इसी तरीके से और अपन आगे चलें तो साथियों आपके पास में शब्द आता है उत प्लस अथ। उत प्लस अथ। तय के बाद में है तो दध, उ द ध थ उद्दत। अब आप इसको चाहो तो दह ऊपर करके दह नीचे लिख सकते हो उद्दत। साथियों आपके लिए एक और शब्द है पत प्लस अति। पत प्लस अति। तय के बाद में क्या आया है? तो तय का क्या करेंगे? दह और है का क्या करेंगे? धय। तो बताओ पत प्लस अति पद्धति, तो क्या बन जाएगा? पद्धति। और इसी तरह से और बात करें तो एक आता है तत् प्लस हित। क्या आता है? तत् प्लस हित। तत् प्लस हित और तत् प्लस हित का मित्रों क्या बन जाता है? तय का दय, है का धय और फिर ये ई की मात्रा और तय। तत् प्लस हित तद्धित। आप इसको चाहोगे तो तय और दय और धय को साथ में लिखे इस प्रकार भी लिख सकते हो। तत् प्लस हित क्या हो जाएगा? तद्धित हो जाएगा। मैं मानता हूँ मेरे सभी साथियों की ये बातें बहुत अच्छे से लेके क्लियर है। केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, तय है के बाद में हो, तय के बाद में है हो तो तय है का दद बन जाता है। तय का दय और है का दय। सर एक बार मुझे तो रिवीजन करना है। बिल्कुल बॉस, रिवीजन इज डिवीजन, रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अपन कर ही लेते हैं, हमेशा करते ही है तो आज भी कर लेते हैं। उत प्लस आर उद्धार,
उत प्लस अरण उद्रण, तत् उत प्लस अत उद्दत, पद प्लस अति पद्धति और तत् प्लस एत तद्धित। आराम से लेके आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे साथियों। और मैं अगर इसको और हटाऊं तो देखो उदार उत प्लस हार, उद्रण उत प्लस अरण, उद्दत उत प्लस हत, पद्धति पद प्लस अति, तद्धित तत् प्लस एत। ठीक है, कोई समस्या नहीं है आपके यहाँ तक। चलिए तो अब हम और आगे चलेंगे और आगे अपन लेंगे पांचवें के बाद में आपके छठा नियम। कौन सा नियम हो गया है? पांचवा हो गया है। अब पांचवें के आगे हमारा छठा नियम आएगा कि भाई नियम नंबर 6 यह कहता है कि प्लस से पहले ए या आ के अलावा कोई स्वर हो, ए या आ के अलावा कोई स्वर हो, ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, ए या आ के अलावा कोई स्वर हो। कहाँ पर? प्लस से पहले। और प्लस के बाद में आपको दंत्य स मिलता है। क्या मिलता है? दंत्य स। दंत्य स का अर्थ है सड़क वाला स मिलेगा तो ये आपके संधि होने पर चेंज हो जाएगा और ये मूर्धन्य स बन जाएगा, यानी सड़क वाले स बन जाएगा। ए आ के अलावा कोई स्वर हो, बाद में दंत्य स हो तो मूर्धन्य स बदल जाता है। दंत्य मूर्धन्य याद नहीं रहे तो प्लस, अब इस ए आ को भी आप गोली मारो, देखो केवल इतना ध्यान रखो, प्लस से पहले सड़क वाला स हो संधि में, विच्छेद में सड़क वाला स हो प्लस के बाद में तो संधि होते ही षटकोण वाला स बन जाएगा। इस चक्कर में रहो मत, केवल इतना याद रखो कि प्लस के बाद में सड़क वाला स है, संधि होते ही षटकोण वाला स बन जाएगा। इतने से भी आपका नाका लग जाएगा। बस धैर्य की जरूरत है आपको। अगर इतनी बात याद है तो भी आपको भटकने की जरूरत नहीं। कितनी बात? कि प्लस के बाद में सड़क वाला स हो तो संधि होने पर षटकोण वाला हो जाता है। सर मुझे तो मजा ही नहीं आया। चल तू छोड़, एक प्रश्न पूछता हूँ सीधा यहाँ से तुझे। अभिषेक का संधि विच्छेद बताओ। अभिषेक का संधि विच्छेद बताओ। आप विचार करें मन ही मन में। अभिषेक का संधि विच्छेद कई बार पूछा गया है। अभिषेक का विच्छेद ध्यान रखना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अभिषेक इतना इंपॉर्टेंट है कि न जाने व्यंजन संधि में कितनी बार पूछा गया है। अभी प्लस से एक, अभी प्लस से एक, अभी प्लस से एक, ए प्लस विषेक। कौन सा सही करोगे? विचार करो मन ही मन और देखो इसमें क्या हो जाएगा अभिषेक का। अब देखो मित्रों, इसमें क्या होता है कि प्लस के बाद में षटक वाला स होता है तो संधि होने पर षटकोण वाला बनता है। ये अपना नियम है। तो यहाँ पर इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा ए ऑप्शन, अभी प्लस से एक। प्लस के बाद में षटक वाला स और जब संधि होगी तो षटक वाला क्या बन जाएगा? ए बी का अभी, षटक वाला स षटकोण वाले में और शेक, अभी प्लस से एक, अभिषेक व्यंजन संधि का उदाहरण है और एग्जैक्ट राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखो तो ये यही तो बात कर रहा है कि ए आ के अलावा कोई स्वर और फिर सड़क वाला हो तो षटकोण वाले में बदलना है। देखो वापस अभिषेक को देखो, अभी प्लस शेक, अभी प्लस सड़क वाला से आएगा शेक। अब जब इनको जोड़ोगे साथियों तो सड़क वाला से प्लस के बाद में है तो किस में चेंज? षटकोण वाले में, अभी प्लस शेक, अभिषेक। जैसे आप गणित में पढ़ते हो ना, सम और विषम संख्या। सम संख्या लिखते हो तो कैसे लिखते हो? से सड़क वाला सही लिखते हो कि भाई जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो या फिर जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, सम संख्या है। अब सम के आगे मैं उपसर्ग जोड़ूं वी, मतलब सम में आपने सड़क वाला से लिखा, अब मैंने इसमें उपसर्ग जोड़ा है वी। क्या जोड़ा है? वी। अब जब आप विषम संख्या लिखते हो तो कौन सा लिखते हो? विषम सड़क वाला से लिखते हो षटकोण वाला? तो आप खुद जानते हो सर हम षटकोण वाला लिखते हैं। अब ये षटकोण वाला से कैसे आया? तो वही तो बात है। देखो अभी प्लस एक सड़क वाला से षटकोण वाला, इधर भी प्लस के बाद में सड़क वाला से, तो जब संधि करोगे तो सड़क वाला किस में? षटकोण वाले में। अभिषेक, विषम और सुषमा सर्वाधिक प्रचलित उदाहरण है इसके एग्जाम के योग ओरिएंटेड। सु प्लस समा तो जोड़ोगे प्लस के बाद में सड़क वाला से षटकोण वाले में चेंज सुषमा। इस प्रकार के उदाहरण हमें अभी समझने हैं। देखो आ जाओ आगे आप। ठीक है,
आगे है अभी प्लस सिक्त, अभी प्लस सिक्त। जब आप जोड़ोगे प्लस के बाद में षडक वाला स है। मुख्य ये तीन ही उदाहरण ध्यान रखना होते हैं इस नियम के, अभिषेक, सुषमा और विषम। ये इतनी बातें अगर अपन ध्यान रख लेते हैं तो आगे कहीं समस्या नहीं आती है। तो अभी प्लस सिक्त, अभी, अब ये सिक्त में षडक वाला, षटकोण वाले में अभिषिक्त। अनु प्लस संगी, प्लस के बाद में षडक है, षटकोण वाले में कर दो अनुसंगी। सु प्लस स्मिता, जोड़ोगे षटक वाला से किसमें, षटकोण वाले में, सुस्मिता, सुस्मिता, सुस्मिता हो गया। अनुसंगी, अभिषिक्त, ये इस प्रकार से लेके आपको ध्यान रखना है साथियों। सु प्लस सुप्त कर दूं तो सु प्लस सुप्त, प्लस के बाद में षडक वाला से है, षटकोण वाले में कर दो सु प्लस सुप्त, सुसुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुसुप्त हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास में शब्द है वी प्लस साध, वी प्लस साध, षडक वाला है, षटकोण वाले में चेंज हो जाएगा विषाद। आपके पास में शब्द है नी प्लस सेध, नी प्लस सेध। साथियों प्लस के बाद में कौन सा है, षडक वाला, जोड़ोगे तो षडक वाला किस में चेंज, षटकोण वाले में, नी प्लस सेध क्या हो जाएगा आपके, निषेध। नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध आ जाए, जब आप इसको जोड़ोगे तो षडक वाला किस में, षटकोण वाले में, क्या हो जाएगा, निश्चित। आपके पास में ऑप्शन है परि प्लस सद, परि प्लस सद, अब षडक वाला किस में, षटकोण वाले में। बताओ क्या समझाए आपको, बहुत नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है कि प्लस से पहले ई या ऊ हो और बाद में षडक वाला से हो तो षटकोण वाले में बदल जाता है। अब ए आ के अलावा में आते हैं ई या ऊ, तो मैं मानता हूँ अब सभी साथियों के एकदम परफेक्ट रूप से क्लियर है। लेकिन अब इसमें 2-3 अपवाद वाले शब्द ध्यान रखना है, 4 शब्द ध्यान रख लोगे तो आपके बहुत है, इसके अलावा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। देखो अपवाद 4 कौन है, एक तो आपके शब्द है वी प्लस सर्ग, विसर्ग, एक है वी प्लस सर्जन, विसर्जन, एक है वी प्लस स्मरण, विस्मरण, और एक आपको ध्यान रखना है अनुसार। यानी कहने का मतलब ये है कि हर बार प्लस के बाद में षडक वाला से हो तो आपको षटकोण वाला नहीं करना है। इनमें आपके षडक वाले का षडक वाला ही रहेगा। जैसे हमने संधि के 3 भेद पढ़े थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो विसर्ग में कौन सा से लिखा था, षडक वाला से। तो यही प्रश्न यहाँ पे है, वी प्लस सर्ग, प्लस के बाद में षडक वाला है लेकिन यहाँ षडक वाला ही रहेगा, अपवाद है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वी प्लस सर्ग तो अब विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, षडक वाले का षडक वाला ही रहेगा। वी प्लस सर्जन तो विसर्जन का विसर्जन रहेगा। वी प्लस स्मरण तो विस्मरण का विस्मरण रहेगा। अनु प्लस सार, अनुसार का अनुसार रहेगा। आशा और अपेक्षा सभी भाई बंधुओं की ये बातें बहुत चौखे तरीके से लेके क्लियर है। अब अगला नियम आता है हमारे 6 के बाद में 7वां नियम। अब मैं मानता हूँ 6ठे में तो इसमें किसी के संशय नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपके षडक वाले का षटकोण वाला बनाना है। देखो अभिषेक, अभी प्लस सेक, मतलब षटकोण की जगह षडक कर दो, तोड़ो तो अब षडक रखो, वी प्लस सम विषम, सु प्लस समा सुषमा, अभी प्लस सेक अभिषिक्त, अनुसंगी अनु प्लस संगी, सुस्मिता सु प्लस स्मिता, सुसुप्त सु प्लस सुप्त, विषाद वी प्लस साध, निषेध नी प्लस सेध, निषिद्ध नी प्लस सिद्ध, परिषद परि प्लस सद। तो इनमें तो सब में षटकोण षडक वाला लिखा और इधर जैसा है षडक वाला वैसा ही रहेगा। वी प्लस सर्ग, वी प्लस सर्जन, वी प्लस स्मरण और अनु प्लस सार। बहुत ईजी है, आराम से लेके आपकी ये चीज़ें डन है, ये मैं मानता हूँ। आगे अपन चलते हैं साथियों, तो आगे आपके 7वां नियम आता है कि प्लस से पहले ई या ऊ हो, प्लस से पहले क्या हो, ई या ऊ हो, और बाद में क्या हो, इस्ते। ध्यान रखना, इस ई ऊ के चक्कर में मत रहना। सीधा आप ये ध्यान रख सकते हो कि प्लस के बाद में इस्ते हो तो संधि होगी तो इष्ट बन जाएगा, संधि होगी तो क्या बन जाएगा, इष्ट। तो अब आप 7वें नियम का, ये पूरा नियम तो यही है कि भाई प्लस से पहले ई या ऊ हो, प्लस से पहले क्या हो, ई या ऊ हो, और प्लस के बाद में इष्ट हो तो क्या करेंगे, इष्ट करेंगे। ये नियम आपका कंप्लीट नियम है। अगर आपको याद रहे तो आवश्यक रूप से आपको इसको याद रखने का ही प्रयास करना है। बहुत नॉर्मल है, अब मैं आपको करवाता हूँ याद। देखो अपने पास शब्द है नी प्लस इस्ता,
नी प्लस स्था। कुछ उदाहरण इनको विसर्ग में भी मानेंगे, लेकिन ध्यान रखना है एग्जाम में जो अपन व्यंजन मान रहे हैं वही माना जाएगा। तो सरकारी किताबों के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। देखो बोर्ड क्या मानता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नी प्लस स्था, प्लस से पहले ई है, ठीक है सर ई है, प्लस के बाद देख स और थे, स और थे, स और थे का क्या हो जाएगा, स और थे। स्था का देखो स, इसकी जगह षटकोण और से, थे का ठे, स्थे का स्टे और पीछे आ की मात्रा का आ की मात्रा, यानी नी प्लस स्था। मित्रों आप एक ही नज़र में क्या कर दोगे, स्था का स्टा, स्थे का स्टे, तो नी प्लस स्था निष्ठा। आपके पास में शब्द है नी प्लस स्थूर। जब संधि करोगे तो स्थे का क्या बनेगा, स्टे, तो नी प्लस स्थूर का निष्ठुर। इसी तरह से मित्रों आपके पास शब्द है प्रति प्लस स्था। कुछ भी नहीं करना है, केवल स्थे की जगह स्थे, प्रति का प्रति, स थे की जगह स ठे कर दो, स थे की जगह स ठे, और फिर प्रति प्लस स्था प्रतिष्ठा। प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठान, प्रति प्लस स्थान क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठान। आगे अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान क्या कर रहे हो, केवल सब जगह स्थे की जगह क्या चेंज कर रहे हैं, स्थे का स्टे कर रहे हैं, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। तो अनु प्लस स्थान, अनु का अनु, स्थे की जगह स्थे और फिर आवरण, अनु प्लस स्थान अनुष्ठान। अब सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये जो बार बार आता है, युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर। इस नियम में सर्वाधिक बार पूछा गया शब्द है, शब्द शुद्धि में भी बहुत आता है, युधिष्ठिर करें युधिष्ठिर करें। तो देखो आप युधि का युधि, स्थे का स्थे, पीछे ई की मात्रा और रहे, युधि प्लस स्थिर क्या होगा मित्रों, युधिष्ठिर होगा। युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर ही होगा, यही ध्यान रखना है। तो ये नियम यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। इसमें आपको ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे, ये इतने बहुत है। अगर आप इतनों को एक बार पढ़ लेते हो तो इसमें आपके कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब इसमें आप ध्यान रखना चाहो तो एक बात और ध्यान रख सकते हो साथियों, स्थे का तो सब जगह हमने क्या बनाया था, स्थे का स्थे। और इसमें एक दो उदाहरण और आते हैं कि स्थे की जगह अगर स्ने हो तो स्ने का क्षण बनता है, मतलब सड़क वाले का षटकोण वाला और रे का अणे। सर ये क्या है, इसके दो उदाहरण आप ध्यान रख लो जो बहुत प्रचलित है, ये दो ही, फी प्लस सनु। अब प्लस के बाद स और ने है तो स और ने है तो स और अणे कर दो, वी प्लस सनु क्या हो जाएगा मित्रों, विष्णु। इसी तरह से एक और उदाहरण ध्यान रखना है आपको, नी प्लस सनाथ, नी प्लस सनाथ। अब नी प्लस सनाथ की बात करेंगे तो मित्रों से ने का क्या हो जाएगा, से अणे, नी प्लस सनाथ निष्णात। अब इस नियम में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं इनको तोड़ता हूँ। अब देखो निष्ठा नी प्लस स्था, निष्ठुर नी प्लस स्थूर, प्रतिष्ठा प्रति प्लस स्था, प्रतिष्ठान प्रति प्लस स्थान, अनुष्ठान अनु प्लस स्थान, युधिष्ठिर युधि प्लस स्थिर, विष्णु वी प्लस सनु और निष्णात नी प्लस सनात। सभी साथियों के चौके तरीके से ये सारी बातें क्लियर है और क्लियर ही रखनी है मित्रों आपको, ठीक है। ओके, अब 7 के बाद में एक बार आज की क्लास में अपन 8 नियम पढ़ेंगे। तो 8वां नियम अपन देखते हैं और 8वां नियम है मित्रों अहन की संधि। कौन सी संधि, अहन की संधि। 8वां नियम आएगा अपने अहन की संधि। अहन की संधि, अहन की संधि। देखिए एन में 2 पोर्शन करके आपको पढ़ना है। एन में क्या होता है, एक कहता है कि एन हो और एन के बाद में रे हो, भाई क्या हो, रे हो। तो एन के बाद में रे हो तो एन का कर दो आप औ, क्या कर दो, औ कर दो। दूसरा नियम कहता है आहा, प्लस से पहले तो एन ही हो, अब इधर तो एन के बाद में रे है तो औ किया। अब एन के बाद में रे नहीं हो तो रे को छोड़ के कोई भी वर्ण हो तो क्या करेंगे, तो एन के बाद में इधर तो रे है और इधर एन के बाद में क्या है, रे को छोड़कर कोई भी वर्ण हो, रे को छोड़कर कोई भी वर्ण हो। 2 नियम हो गए अपने एन की संधि में, एक तो एन के बाद रे था और एक एन के बाद रे को छोड़कर कोई वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो। रे है तो औ कर दो, रे नहीं है तो रे कर दो, एन के बाद रे के अलावा कोई भी हो तो एर कर दो, क्या कर दो, एर कर दो। देखो इसके 2 उदाहरण हैं, ध्यान रखना है, समझो बात को। एन का अर्थ होता है मित्रों दिन, ठीक है। जैसे शब्द प्लस एन सप्ताह, शब्द प्लस ए भी कह सकते हैं उसे। तो
एन के बाद में रे है तो क्या किया हमने, अहो किया। कैसे, मेरे पास शब्द था एहन और आगे मेरे पास शब्द है रूप, क्या है, रूप। एन के बाद में क्या है, रे, तो अब रे है तो एन की जगह क्या कर दो, अहो कर दो। तो एन के बाद में रे आ गए रूप में, तो एन का अहो, और फिर जैसा है वैसा लिख दो, रूप का रूप, यानी एहन प्लस रूप क्या बन गया, अहो रूप। इसी तरीके से थोड़ा इसको अपन एक लाइन में लिख देते हैं, एहन प्लस रूप, प्लस के बाद में रे है तो एहन का अहो और रूप का रूप। इसी तरह से मित्रों एक शब्द है एहन प्लस रात्रि, एहन यानी दिन और रात्रि यानी रात। अब देखो एहन के बाद में रे है तो एहन का अहो और रात्रि का रात्रि। अब हम एक नियम पढ़ चुके हैं कि जो ये रात्रि है इससे पहले कोई भी शब्द जोड़ते हैं तो रात्रि का क्या हो जाता है, रात्र। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, रात्रि की बजाय क्या आएगा, रात्र। एहन प्लस रात्र, रात्रि, अहो रात्रि, अहो रात्र। क्यों, क्योंकि रात्रि से पहले अहो जुड़ गया ना, तो रात्रि का रात्र, ये हम पहले नियम में पढ़ चुके हैं, अहो रात्र। अब साथियों यहाँ पर तो एहन में दोनों साइड क्या था, रे। अब एहन के बाद में रे के अलावा कोई वर्ण आ जाए, अब यहाँ रे था तो एहन की जगह हमने अहो कर दिया, ये रहा अहो, और आगे रूप था तो रूप, रात्रि था तो रात्रि का रात्र हो गया। लेकिन अब क्या करें, एन के बाद में रे के अलावा कोई वर्ण हो, तो दो चार उदाहरण इसके ध्यान रखने। एन के बाद में शब्द आ जाए आपके पास मुख, क्या आ जाए, मुख। रे नहीं है ना, ठीक है, तो एहन का क्या करेंगे, अहर, एहन का अहर और मुख का मुख, अहर मुख। अब आप जानते हैं आधा रे आगे जाता है तो ये मैं के ऊपर चला जाएगा और एहन का अहर मुख हो जाएगा। आपके पास शब्द है एहन धनपति, दिन का पति, दिन का स्वामी, दिनेश किसको बोलते हैं, सूर्य को। एहन धनपति, एहन के बाद पे आ गया, रे के अलावा है तो एहन का अहर कर दो और पति का पति। अब आपको पता है कि सर आधा रे है तो सीधे आगे ऊपर टिका दें, तो बिल्कुल पे के ऊपर लगा दो इसको, अहर पति, ठीक है। इसी तरह से आपके पास शब्द है सबसे इंपॉर्टेंट है भाई एहन धन, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट अब एंड में लेंगे, एहन धन निशा। तो नया आ गया, निशा का अर्थ भी रात है, एहन का अर्थ है दिन, तो एहन का अहर और निशा का निशा। अब निशा की जगह निश हो जाएगा, आ का ए स्वतः परिवर्तन होगा, अहर निश, और अहर निश का अर्थ होता है दिन रात। लेकिन साथियों डबल स्टार वाला यहाँ पे आ रहा है, बहुत तगड़ा शब्द है, एहन प्लस एहन, सर्वाधिक बार पूछा गया शब्द है। एहन में से अभी तक मैं बात करूं तो लगभग यही पूछा जाता है हर बार परीक्षा में, एहन प्लस एहन। अब देखो एहन के बाद में रे नहीं है, ठीक है, तो एहन का हमने क्या बनाया, ए रे, आगे ए आ गया तो रे कैसा हो गया, पूरा हो गया। पीछे कौन है और फिर कौन है, ने। अब मित्रों क्या करते हैं इसमें, जैसे पहले नियम हमने वर्णलोप का नियम पढ़ा तो अंतिम नय को हटाया, यहाँ पर भी अंतिम नय शब्द हट जाएगा और शब्द बन जाएगा अहर रे। क्या बन जाएगा, अहर रे। एहन का अहर, ए रे आधा था, ए आया तो रे पूरा और फिर है जुड़ गया और अंतिम नय हट गया। तो ये जो शब्द है आपको ध्यान रखना है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अहर रे का विच्छेद पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, एहन धन एहन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ तक आज की क्लास में हमने व्यंजन संधि के 8 नियम पढ़े हैं, ठीक है। अब 8 का एक बार मैं अभी 8 नियम का रिवीजन करके फिर अपन इन 8 का करेंगे। अब आप खुद को मेमोराइज करना है, खुद के दिमाग में याद करना है, मुझे कितना याद हुआ, मैं 5 मिनट में पूरा सल्टा दूंगा। देखो, अव रूप एहन धन रूप, अव रात्र एहन धन रात्रि, अहर मुख एहन धन मुख, अहर पति एहन धन पति और अहर निश एहन धन निशा, ठीक है। अब साथियों हम आते हैं हमारी पहली स्लाइड में। सबसे पहले हमने यहाँ से शुरुआत की व्यंजन संधि की, ठीक है। वो व्यंजन संधि में अभी हमने आज की क्लास में 8 नियम पढ़े हैं। कितने नियम पढ़े हैं, 8। 10 का प्लान था लेकिन अब क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है तो एक बार 8 ही पढ़ो आज की क्लास में। देखो सबसे पहला नियम अपना वर्ण लोप का नियम, अंतिम वर्ण का लोप। मनीषा और पतंजलि दो याद रख लो, मनस्त निशा मनीषा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि, फिर वो अंतिम नए वाले पक्षीधन राज पक्षीराज, प्राणीधन मात्र प्राणी मात्र, युगंधन वाणी युग वाणी, ठीक है। दूसरा नियम क्री धातु का नियम था, सम और परि उपसर्ग आएंगे यहाँ पे। सम और कौन आएगा, परि। सम आएगा तो मैं की मिंडी और प्लस की जगह सड़क वाला से, और परि आएगा तो प्लस की जगह षटकोण वाला। फिर सम के बाद में क्री धातु, सम प्लस कार संस्कार, परि प्लस कार परिष्कार, सम प्लस कृत संस्कृत, परि प्लस कृत परिष्कृत। फिर स्वर के बाद में आएगा 6, वी प्लस छेद
विच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, प्रति प्लस छुई प्रति छुई, इस प्रकार से। तय के बाद में से आए तो चच बनता है आपके उत प्लस शिव उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, तत् प्लस शिव तत्शिव, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस शोषण उच्छोषण, श्रीमत प्लस शंकराचार्य श्रीमत शंकराचार्य, श्रीमत प्लस सरचंद्र श्रीमत सरचंद्र, तो वो यहाँ हो जाएंगे। तय के बाद में आ जाए पद प्लस अति पद्धति, तत् प्लस हित तद्धित, उत प्लस हरण उद्धरण, उत प्लस आर उद्धार, इस प्रकार से। ए आके बाद में सड़क सॉरी ए आके अलावा कोई शब्द और फिर सड़क वाला, इसी तरह ध्यान रखो, सड़क वाला हो तो षटकोण वाला। अभी प्लस शेख अभिषेक, सु प्लस समा सुषमा, वी प्लस सम विषम, यू के बाद इष्ट हो, मतलब प्लस के बाद में इष्ट हो तो इष्ट बन जाएगा, सीधा इतना ही ध्यान रख लो। प्रति प्लस स्था प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठान, नी प्लस स्था निष्ठा, नी प्लस स्थूर निष्ठुर, युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर, वी प्लस नु विष्णु और नी प्लस नाथ निष्णाथ। फिर एहन की संधि में देखा कि एहन के बाद में अगर रे हो तो एहन का क्या करो औ, और अगर रे नहीं हो तो क्या कर दो एहर, और एहर वाले में सबसे मुख्य है, सबसे इंपॉर्टेंट है एहर रे, एन प्लस एन एहर रे, एन प्लस मुख एहर मुख, एन प्लस पति एहर पति, एहन प्लस निशा एहर निशा, और इधर एन धन रूप अहुरूप और एहन धन रात्रि अहुरात्र। साथियों आज की क्लास में हमने व्यंजन संधि के 8 नियम पढ़े हैं, और कल की क्लास में लगभग अपन व्यंजन संधि को कुल मिला के देखो, कुछ विद्वान क्या करते हैं 10 नियम में पूरी कर देते हैं, यानी 1-2 नियम को जोड़ देते हैं, कुछ 15 नियम कर देते हैं, 1-2 नियम को अलग अलग करके। हम 12-13 नियम पढ़ेंगे, तो 8 नियम यहाँ पढ़ लिए हैं, बचे हुए 5-6 नियम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।